नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब तक हम लोग जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तो पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा पार्ट यानी कि वर्ब पढ़ने वाले हैं, जो कि परीक्षा के बेस से बेहद इम्पोर्टेंट है। बेहद इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई ऐसा वाक्य है ही नहीं जो क्रिया के बिना संभव होता हो, और थोड़ा इसका पार्ट्स भी बड़े हैं। ये शायद हमारे 2 लेक्चर में कंप्लीट होंगे, एक लेक्चर में नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। इसलिए हम कुछ पार्ट को पार्ट 1 में कर दिए हैं और कुछ पार्ट को पार्ट 2 में कर दिए हैं। तो हम वर्ब को जो है इसमें जो है बारी बारी से पढ़ते रहेंगे। तो पहला हमारा है वर्ब। वर्ब देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। ए वर्ब डिनोट एन एक्शन। इसकी इंग्लिश में परिभाषा है ए वर्ब डिनोट एन एक्शन, यानी कि एक क्रिया किसी कार्य को बताती है। एक क्रिया किसी कार्य को बताती या दर्शाती है। ठीक है, एक क्रिया किसी कार्य को बताती या दर्शाती है। ये वर्ब के जो है कुछ हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, इससे पहचानने का तरीका होता है। तो हमारा हो जाएगा वर्ब हमें 3 चीज़ों का ज्ञान कराती है। वर्ब हमें 3 चीज़ों का ज्ञान कराती है। आइए देखते हैं कौन कौन सा। यानी कि पहला हो जाएगा कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कार्य करता है, क्या क्या करता या करती है। ये हमारा जेंट्स या लेडीज कोई भी हो सकता है। और दूसरा हमारा क्या है, बताता है कोई व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है। दूसरा हमारा बताएगा कोई व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है। और तीसरा हमारा क्या बताएगा कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जा सकता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जा सकता है। यानी कि हमारा 3 चीजों का ज्ञान कराती है। कौन? वर्ब, यानी क्रिया जो हमें 3 चीजों का क्या ज्ञान कराती है। नंबर 1, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है, उसके कर्म के बारे में बताएगी। क्या करता है जो कि कौन है, क्रिया ही बताएगी। और दूसरा है कोई व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में, किस पोजीशन में है, उसके बारे में बताती है क्रिया। और तीसरा क्या बताती है, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जा सकता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जा सकता है। आइएगा जो हम एग्जाम्पल देखते हैं क्रम से। पहले का हो जाएगा, पहले पॉइंट का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा लता सिंग्स, यानी कि लता गाती है। लता गाती है। ये इसमें जो हमारा क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है। कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है, तो लता इसमें क्या कर रही है, गाने वाला काम कर रही है। यानी कि हमारा सिंग्स जो क्या है, यही हमारा मेन वर्ब है। यही हमारा मेन वर्ब है। आइए हम दूसरे का देखते हैं। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है, तो हो जाएगा दिस गर्ल इज स्मॉल। दिस गर्ल इज स्मॉल। दिस गर्ल इज स्मॉल, यानी कि अवस्था के बारे में बता रहा है। यानी कि यह लड़की कैसी है, छोटी है। यह लड़की क्या है, छोटी है। लेकिन इसमें जो है कोई मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब का काम है क्या कर रहा है, इज, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। एक तरह से हमारा ये
एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के बाद तुरंत क्या आया है, नाउन आया है, सॉरी कर्ता के बाद तुरंत नाउन आया, इसलिए हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये संकेत भी कर रहा है और हमारा इज जो है ये वर्ब का काम कर रहा है। और तीसरा हमारा देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द फूड इज बीइंग, द फूड इज बीइंग कुक्ड, यानी कि खाना पकाया जा रहा है, यानी खाना पकाया जा रहा है। इसमें जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जा रहा है वो कंडीशन बताई गई है। यहाँ पे क्या कि खाना क्या है, भोजन क्या है, पकाया जा रहा है, भोजन पकाया जा रहा है, लेकिन इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम हमारा इस कर रहा है। आइए देखते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया के रूप। क्रिया हमारी 3 रूप में होती है, क्रिया हमारी 3 रूप में होती है, लेकिन किस क्रियाओं को छोड़कर, क्रिया हमारी 3 रूप में होती है लेकिन कुछ क्रियाओं को छोड़कर, तो हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा, कुछ क्रियाओं को छोड़कर क्रिया हमारी 3 रूपों में होती है। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल, ये हमारा 3 होता है। इसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, इसे हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमारा हो जाएगा सी, सी हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट वर्ब है, यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। सी का सेकंड फॉर्म हमारा हो जाएगा सी, सा, और थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा सीन, यानी कि सी का, सी जो है, सी प्रेजेंट में सी है और पास्ट में सा हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में सीन हो जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल है। और चाहे तो और देख लेते हैं टीच का, टीच, टाट, TAUGST, टाट, टाट, टीच, टाट, टाट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये हमारे क्रिया के 3 रूप हैं। ये हमारे क्रिया के 3 रूप हैं। आइए हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, क्रिया जो हमारी है 3 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी। ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी करके है। और नंबर 3 हमारा हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि हमारा ये सब के सब जितने टाइप्स हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं, सब के सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाइनाइट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जो है हमारे यही हमारे तीनों प्रकार हैं। अब इसको हमें बारी बारी से पढ़ना है। सबसे बड़ा पार्ट तो हमारा फाइनाइट वर्ब है। इसके बाद जो हमारा आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, 2 प्रकार की होती है, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब भी है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस पार्ट में, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हम फाइनाइट वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी सेकंड पार्ट में हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करेंगे और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करेंगे। आइए अब देखते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, अब देखते हैं। फाइनाइट वर्ब को फुल वर्ब तथा मेन वर्ब भी कहते हैं। क्या, फाइनाइट वर्ब को फुल वर्ब या मेन वर्ब भी कहते हैं, तथा जब इसका प्रयोग किसी सहायक क्रिया के साथ होता है, किसका प्रयोग, जब फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किसी सहायक क्रिया के साथ होता है तो हम उसे प्रिंसिपल वर्ब के नाम से जानते हैं। इसका हम एग्जाम्पल ले लेंगे। हो जाएगा ही लाफ्स, यानी कि वह हंसता है। तो ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का बिलोंग कर रहा है। फाइनाइट वर्ब को फुल वर्ब या मेन वर्ब करते हैं।
यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब तहत सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, जब ये सहायक क्रियाओं के साथ प्रयोग की जाती हैं तो इन्हें हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। यानी कि सहायक क्रिया इज के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हमारा ये प्रिंसिपल वर्ब के अंतर्गत आएगा। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फाइनाइट वर्ब, इसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फाइनाइट वर्ब का पहला टाइप है, ये कुल 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 3 लिंकिंग वर्ब और नंबर 4 फ्रेजल वर्ब। हमें लगता है कि कुछ लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़ा सा हम हिंदी में बता देते हैं। तो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब का हो जाएगी हिंदी अकर्मक क्रिया, इसकी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। इसकी हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब की हो जाएगी सकर्मक क्रिया। और लिंकिंग वर्ब की हिंदी हो जाएगी संयोजक क्रिया। और फ्रेजल वर्ब की हिंदी हो जाएगी संयुक्त क्रिया। कुल हमारे 4 टाइप हैं। अब हम फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है, अर्थात जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उससे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं या अकर्मक क्रिया कहते हैं। और ये जो क्रियाएं होती हैं ये अपने में ही पूर्ण अर्थ रखती हैं, इसका कोई कर्म नहीं होता है लेकिन ये अपने आप में पूरा भावार्थ निकालती हैं। अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है, यानी कि खुद पर डिपेंड करती हैं, इसलिए इन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे हो जाएगा ही लाव्स, ही लाव, यानी कि वह हंसता है, वह हंसता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है और ये सेंटेंस जो है पूर्ण रूप से क्या कहते हैं अपना पूर्ण अर्थ रखती है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इससे हो जाएगा चाइल्ड द चाइल्ड वीप्स, लड़का रोता है या बच्चा रोता है, यानी कि ये भी अपने आप में पूर्ण अर्थ रख रही है और इसका जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अंत में देखिए क्रिया के बाद ही फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी कि अकर्मक क्रिया हमारी वही होती है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये हमारी अकर्मक क्रिया होती है। आइए हम थोड़ा सा इसके नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया जो है कार्य स्थिति और अवस्था को प्रकट करता है। क्या करते हैं इसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया किन किन चीज़ों को प्रकट करता है, एक्शन, स्टेट और बीइंग को डिनोट करता है। ये हमारा ये अकर्मक क्रिया होती है या इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये स्टेट और एक्शन और जो है बीइंग को प्रकट करता है, देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है लता सैंग नाटली, यानी कि लता जो है बहुत सुंदर गाना गाई थी, लता जो है बहुत सुंदर गाना गाई थी, यानी कि हमारा एक्शन है, एक्शन का काम कर रहा है। और चाइल्ड स्लीप्स, यानी कि बच्चा रोता है तो ये हमारा ये स्टेट अवस्था में बना हुआ, सोता है तो एक सोता है यानी कि अस्थाई है। फ्लाई, देयर इज फ्लाई इन द कप ऑफ द टी, ये हमारा जो है बीइंग का कार्य कर रहा है, बीइंग का कार्य, यानी कि चाहे हमारा क्या स्थिर है कप में तो हमारा ये हो जाएगा बीइंग का कार्य कर रहा है। ये हमारी तीनों स्थिति हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह है जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त ना होकर, जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त ना होकर अर्थात समाप्त ना होकर किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, अर्थात इसका कोई ऑब्जेक्ट हो, उससे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। हम सीधी सी परिभाषा बताते हैं, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है या कर्म पर पड़ता है वो हमारा सकर्मक क्रिया होती है। यानी कि सकर्मक वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट जो है निश्चित रूप से पाया जाता है। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए ही
ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है। यानी कि यहाँ तक का अर्थ हो जाएगा वह पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है क्या क्लियर नहीं है। यानी कि क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो हमारा यही बुक जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। यानी कि पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्योंकि हमारा काम जो है किसी व्यक्ति या वस्तु पर, यानी हमारा वस्तु क्या है, बुक है, बुक के ऊपर जाकर समाप्त हो रहा है। आइए हम अगला एग्जांपल देखते हैं। सी सा ए फिल्म, वह एक फिल्म देखी, वह एक फिल्म देखी। यानी कि क्या देखी, उसने क्या देखी या वह क्या देखी। अपने समय इसमें जो है ट्रांजिटिव वर्ब में अपने आप से क्वेश्चन लगा के पूछा जाता है, क्या करके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने के बाद जो उसका आंसर आता है वही हमारा सकर्मक क्रिया का काम करता है। यानी कि सा ए फिल्म, वह एक फिल्म देखी। यानी कि इसका अगर ऑब्जेक्ट है तो स्वाभाविक है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। एक आध दो एग्जांपल और देख लेते हैं। हो जाएगा रश्मि राइट्स ए लेटर, रश्मि राइट्स ए लेटर। यानी कि रश्मि एक पत्र लिखती है। यानी कि रश्मि लिखती है, लेकिन क्या लिखती है इसके बारे में बाद में बता दिया गया कि लेटर लिखती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आ जाएगा। अब ये जो है, अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट, यानी कि सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म। कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोगों को हिंदी वाक्य मिलता है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, तो जैसे उसमें दो वर्ब आ जाते हैं, दो वर्ब भी आते हैं, दो ऑब्जेक्ट भी आते हैं। जिस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट है उसी तरह से हमारा क्रिया भी रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पहले कौन सा कर्म लिखेंगे। दोनों कर्म में सबसे पहले हम कौन सा कर्म लिखेंगे, तो उसके लिए भी एक नियम बनाया गया है। तो पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जानते हैं क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब कर्ता का प्रभाव जब किसी कर्म पर डायरेक्ट पड़ता है, कर्ता का प्रभाव जब किसी कर्म पर, जिस कर्म पर डायरेक्ट पड़ता है वह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, यदि कर्ता का प्रभाव सीधे कर्म पर ना पड़े, यानी सीधे कर्म पर ना पड़े, तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। इसे कर्ता का प्रभाव जिस कर्म पर सबसे पहले पड़े, यानी कि पढ़ रहा है एक तरह से बुक, ऐसे मनी, ये सब हमारे क्या है, इसके अंतर्गत आएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे। एक और लिख लेते हैं इंग्लिश। अब हम इस पे देखते हैं, इस पे हमारा आ जाएगा मी, हिम और हर। सबसे पहले हम जब अनुवाद करेंगे, सबसे पहले हम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही लिखते हैं, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। यानी कि सबसे अंत में इसी का यूज किया जाता है, मी हिम हर का। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। रश्मि गेव मी ए बुक, इसकी हिंदी हो जाएगी रश्मि एक किताब मुझे दी, रश्मि ने मुझे एक किताब दिया। यानी कि इसमें किताब भी ऑब्जेक्ट है और मुझे भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं। तो यानी कि सबसे पहला प्रभाव हमारा किस पे जा रहा है, किताब पे जा रहा है। तो किताब हमारा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा है अंजना रोड से ऐसे फॉर हिम, यानी कि अंजना जो है उसके लिए एक निबंध लिखी, या उसके लिए एक निबंध लिखी। तो एन ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, एन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ए एंड द ये आर्टिकल्स होते हैं। बुक हो जाएगा, ऐसे हमारा एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। आइए अब इनडायरेक्ट का देखते हैं क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो है एग्जाम्पल, सी गेव मी मनी, वह मुझे मनी दिया, या
उसने मुझे पैसे दिए। किसे? मुझे, यानी कि मुझे हमारा क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट में आ रहा है। पहले हमारा मनी आ रहा है, तो मनी हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट में, और मी हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट में। इसी तरह से इसमें मी, माई मदर टाट मी इंग्लिश, मेरी माता मुझे इंग्लिश पढ़ाती है। किसे पढ़ाती है? मुझे पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? इंग्लिश। तो मुझे का प्रयोग बाद में हो रहा है, इसलिए हमारा जो है इंग्लिश में, तो मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन। ऑब्जेक्ट के स्थान परिवर्तन में सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्रिया के ठीक बाद आता है। क्या कह रहा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है क्रिया के ठीक बाद आता है, किंतु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में ही आता है या बाद में आता है। किंतु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, किंतु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फार लगाकर बदला जाता है। हम ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन के लिए नियम पढ़ रहे हैं, तो हमारा यही हो जाएगा। इनडायरेक्ट, देखिए लिख दिए हैं, सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया के ठीक बाद आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। किंतु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, थोड़ा बातों को समझिएगा, कि किंतु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर लगाकर बदला जाता है। आइए हम इसको एग्जांपल से बदल कर देख लेते हैं। आइए एग्जांपल देख ले, सी गिव्स मी मिल्क, यानी कि इसका हम चेंज कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट। सी गिव्स मिल्क टू मी, यानी कि जो हमारा ये मी है, ये तो हमारा एक तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट। अगर हम चेंज करके हमारा जो भावार्थ वही आ रहा है, जो अर्थ निकालेंगे सेम हमारा आ रहा है, लेकिन हमारा नियम क्या कह रहा है, अगर हमें चेंज करना है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है से पहले टू या फॉर लगाकर बदला जाता है। क्या कहते हैं? अंत में हम टू या फॉर लगा देंगे, इससे हमारा ये पूरा बदल जाएगा। देखिए इसमें भी हुआ है, बाकी इसमें भी जो वस है ये भी, इसको हम बदलने के लिए इसके आगे हम टू लगा दिए हैं। इसमें मी आया है, इसमें मी के आगे हम फॉर लगा दिए हैं। यही हमारा ऑब्जेक्ट स्थान परिवर्तन का नियम हो गया, टू और फॉर से बदलने का। आइए अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स, यानी कि कर्म पूरक। सकर्मक क्रिया के साथ कुछ जो ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीमेंट आते हैं, यानी कि पूरक आते हैं, यानी कि कोई ऐसा कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो कर्म के बिना पूरे नहीं होते हैं। आइए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। माई सिस्टर इज ए डॉक्टर, मेरी बहन एक डॉक्टर है, यानी कि मेरी बहन क्या है? एक डॉक्टर है। यानी कि अगर ये एक डॉक्टर ना रहे तो हमारा ये वाक्य पूरा ही नहीं होगा। इसे हो जाएगा माई सिस्टर इज है, मेरी बहन है, पता नहीं चल रहा है क्या है कंप्लीमेंट, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट की वजह से हमारा वाक्य पूरा हो रहा है। इसमें हो गया। और सेकंड में देखते हैं, द जज फाउंड हिम इनोसेंट, यानी कि जज ने उसे दोषी पाया। तो जो इनोसेंट है, इनोसेंट हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। आइए हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब का थर्ड टाइप, यानी कि तीसरा प्रकार लिंकिंग वर्ब, यानी कि संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया वो होती है, वह क्रियाएं जो सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को जोड़ती हैं। किसको जोड़ती हैं? वे क्रियाएं जो सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स को जोड़ती हैं, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, यानी कि संयोजक क्रिया कहते हैं। लिंकिंग वर्ब हमारा दो प्रकार का होता है। तो न पहला हमारा हो जाएगा बी से बनने वाली, और बी के अतिरिक्त, जिस इंग्लिश वाक्य में सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, बी, शैल बी इत्यादि का प्रयोग होता है, वो हमारे लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आता है, जो बी से बनने वाली क्रियाएं होती हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, लता इज ए गर्ल, लता एक लड़की है, यानी कि इसमें इज आया है,
तो हमारा ये बी से बनने वाला है, इसमें भी ईज आया है, ये जो बी से ही बनने वाला है, यानी कि सी इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। इसका हो जाएगा वी आर ए हैप्पी, वी आर हैप्पी, हम सब खुश हैं, हम सब खुश हैं। आइए हम सेकंड देखते हैं, बी से अतिरिक्त वाली। बी के अतिरिक्त यानी कि लिंकिंग वर्ब में जो होता है सेकंड में, बी के अतिरिक्त यानी बी के अतिरिक्त वाला जो होता है, ये होती है क्रियाएं हमारी ग्रो, बिकम, सीन, अपीयर, लुक्स, रिमेन, गो, कम इत्यादि आती हैं। यानी कि इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये जो हमारा बी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये सब बी के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसको हम मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। और उसको जो इज, एम, आर को हम एक तरह से हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। बोल सकते क्या है ही। या इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। सी लुक्स अनहैप्पी, सी लुक्स अनहैप्पी, वह दुखी दिखती है, वह दुखी दिखती है, यानी कि वह दुखी दिखती है। यानी कि जो हमारा लुक है ये बी के अतिरिक्त आता है, लेकिन ये भी क्या है हमारे लिंकिंग वर्ब में ही है। इसमें जो है ही सीम्स टायर्ड, वह थका हुआ प्रतीत होता है, वह थका हुआ दिखता है या प्रतीत होता है। इसमें सीम्स जो है ये भी हमारा लिंकिंग वर्ब है। इसमें जो है मैंगो टेस्टेड स्वीट, आम जो है मीठा है, टेस्ट में मीठा है, यानी कि टेस्टेड जो है हमारे लिंकिंग वर्ब है। अब देखते हैं हम फाइनाइट वर्ब का चौथा टाइप्स यानी कि फ्रेजल वर्ब। आइए हम फ्रेजल वर्ब के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। आइए इसके हम परिभाषा देखते हैं। किसी वर्ब के बाद प्रयुक्त प्रीपोजिशन, किसी क्रिया के बाद प्रयुक्त प्रीपोजिशन उसके अर्थ को बदल देती है। क्या करती है? यदि कोई क्रिया है उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका अर्थ बदल जाता है। और ये जो प्रीपोजिशन होता है कभी कभी ये जो है एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है। तो इस प्रीपोजिशन और एडवर्ब के काम करने की क्रिया को जो है या कॉम्बिनेशन को जो है हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं हम? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आइए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। यू शुड एक्ट अप टू योर प्रॉमिस, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यू शुड एक्ट अप टू योर प्रॉमिस, आपको अपने वादे को पूरा करना चाहिए। यानी कि एक्ट मीन्स होता है कार्य करना। अब इसके साथ अप टू जुड़ गया है, यानी कि ये अप टू जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन जो जब क्रिया में जुड़ गया तो उसका अर्थ ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो इसका अर्थ ये निकल के आएगा, आप अपने, अब आपको अपने वादे को पूरा करना चाहिए, यानी कि अप टू लगने से पूरा अर्थ चेंज हो गया। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। कलरा हैज, ये हैज है, कलरा हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, कलरा जो है सिटी में कलरा जो है फैल गया है, कलरा सिटी में फैल गया है। यानी कि ब्रोकन मीन्स होता है इस तरीके से टूटना। ब्रिक का सेकंड थर्ड फॉर्म है ये टूटना हो गया। यानी कि इसके साथ प्रीपोजिशन जुड़ गया तो ब्रोकन आउट का अर्थ निकल के आया फैलना। यानी कि कलरा जो है पूरे सिटी में फैल चुका है। आइए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई गेट अप इन द मॉर्निंग, हम सुबह में उठते हैं। यानी कि इसका अलग मतलब निकालेंगे। गेट मीन्स होता है प्राप्त करना। अब इसके साथ हम प्रीपोजिशन अप जुड़ गया, इसके साथ आउट जुड़ गया, इसके साथ अप जुड़ गया तो गेट अप हो गया। गेट अप मीन्स हो जाएगा उठना। तो इसका अर्थ है निकल के आएगा मैं सुबह में उठता हूँ। ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। तो आज हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब तो पढ़ लिया। अब हम जो है कल आपको सेकंड पार्ट में ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाएंगे। उसके डिटेल्स बारे में पूरा अगले पार्ट में हम बताएंगे।